अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज इमेज इंटेंसिफिकेशन। ठीक है, इमेज इंटेंसिफिकेशन का क्या मतलब है? इमेज की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देना। ऑल राइट, सो इमेज की इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लगाते हैं इमेज इंटेंसीफायर ट्यूब। ठीक है, सो 1960 के अराउंड जो थी रेडियोलॉजिस्ट फ्लोरोस्कोपिक इमेजेस को कहाँ पे देखते थे? डार्क रूम के अंदर देखते थे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ यूज़ की जाती थी वो हमारे पास होती थी फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ठीक है, वहाँ पे इमेज इंटेंसीफायर्स नहीं होते थे। एज अ रिजल्ट वो आपके पास जो रेडियोग्राफ बनता था वो बहुत डिम बनता था। ठीक है, सो वो स्क्रीन भी डिम होती थी, फिर आप उसको डार्क रूम में जाकर देखते थे। एंड इवन दो डिम द पेशेंट रेडिएशन डोज वॉज वेरी हाई। डिम तो थी लेकिन उसके बावजूद पेशेंट को डोज भी बहुत ज़्यादा मिलता था पहले, इमेज इंटेंसीफायर ट्यूब से पहले, जब आपके पास फ्लोरेसेंट स्क्रीन यूज़ की जाती थी। अब जो है वो हमारे पास क्या यूज़ किया जाता है? नाउ हमारे पास है इमेज इंटेंसीफायर ट्यूब। इमेज इंटेंसीफायर ट्यूब बेसिकली आपके पास क्या है? ये एक ट्यूब होती है। ठीक है, इसका काम क्या है? इसने इमेज की इंटेंसिटी को बढ़ाना है। सो याद रखना है इमेज इंटेंसीफायर, देखो एक्सरे ट्यूब से निकलती हैं, पेशेंट की बॉडी को एग्जिट करती हैं और फिर ये जाकर पड़ती हैं इमेज इंटेंसीफायर ट्यूब के अंदर। सो याद रखना है इमेज इंटेंसीफायर ट्यूब के ऊपर हमारे पास क्या आ रही हैं? एक्सरेज आ रही हैं। सो इसने इन एक्सरेज को कन्वर्ट करना है लाइट के अंदर। कौन सी लाइट के अंदर? विजिबल लाइट, यानी कि इसने इमेज के अंदर क्रिएट करना है और वो इमेज विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के अंदर होती है। ठीक है, और उस इमेज की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, लाइट इमेज, अब लाइट इमेज से मुराद ना ले लो कि आप बोलो डिम इमेज। ठीक है, सो एक्सरेज को कन्वर्ट करती है लाइट के अंदर। ठीक है, यानी कि इमेज की फॉर्म में, और इस इमेज की इंटेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक हो गया। सो इस पूरे पैराग्राफ को समझने से पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं, फिर आप ऊपर वाला पैराग्राफ खुद ही समझ आ जाएगा। हमारे पास क्या है? सबसे पहले ये एक ग्लास ट्यूब होती है। ठीक है, जो इमेज इंटेंसीफायर ट्यूब है ये क्या होती है? हमारे पास एक इसके ऊपर ग्लास का एनवेलप होता है। ठीक है, या फिर मेटल का भी हो सकता है। ठीक है, और इसके अंदर, इस ग्लास या मेटल के अंदर ट्यूब के सारे कंपोनेंट्स होते हैं और वैक्यूम भी होती है। ठीक हो गया। अब सबसे पहला पार्ट जो है इसका है वो आपके पास क्या है? इनपुट फॉस्फोर। यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है? ये ग्लास है ना, तो ग्लास एनवेलप के अंदर जो पहली लेयर है वो आपके पास किसकी लगी हुई है? इनपुट फॉस्फोर की लगी हुई है। और ये जो लेयर है वो बनी हुई होती है सीजियम आयोडाइड की, याद रखना है। ठीक हो गया। अब इस इनपुट फॉस्फर का क्या काम होता है? ये एक्सरे आती हैं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट क्या है ये? तो फिर इसके ऊपर क्या आएंगी? एक्सरेज आएंगी। अब एक और बात याद रखनी है, फॉस्फर, यहाँ पे फॉस्फर यूज हो रहा है। फॉस्फर मटेरियल जहाँ कहीं भी यूज होगा इसका काम है लाइट बनाना। ठीक है, कोई भी चीज इसके ऊपर फॉल करे तो ये लाइट बनाएगा। ठीक हो गया, ये ल्यूमिनिसेंट है। ल्यूमिनिसेंट मतलब लाइट की प्रोडक्शन करता है। सो इसके ऊपर इनपुट फॉस्फोरन है। इनपुट मतलब सबसे पहले इसके जरिए इमेज ट्यूब के अंदर जाएगी बाकी सारी एक्सरेज। ठीक है, सो इनपुट है और इनपुट पे क्या लगा हुआ है? फॉस्फर लगा हुआ है। तो सबसे पहले इनपुट है तो सबसे पहली चीज इसके अंदर आएगी। अब इसके ऊपर कौन आ रहा है? एक्सरेज आ रही हैं, और ये फॉस्फर है तो ये एक्सरेज को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? लाइट के अंदर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट जो आपके पास लेयर है ये आपके पास है फोटो कैथोड। फोटो मतलब लाइट, कैथोड मतलब, कैथोड आपके पास क्या होता है? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज से मुराद इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। सो इनपुट फॉस्फोर ने एक्सरे को कन्वर्ट किया लाइट के अंदर। अब ये लाइट जाएगी किसके ऊपर? फोटो कैथोड के ऊपर, और इसका नाम ही है फोटो कैथोड, यानी कि लाइट के पड़ने से, कैथोड है, कैथोड के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो लाइट के पड़ने से इससे क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। ठीक हो गया। ये सारा क्या है? दिस इज द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास क्या है? ये तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक हो गया। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्टली हमने फॉल करवाना है अपने टारगेट के ऊपर। सो ये इलेक्ट्रॉन्स तो बिखर जाएंगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज आपस में रिपेल जब करेंगे तो ये तो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे। सो इनको एक डायरेक्शन में रखने के लिए, अलाइन करने के लिए यहाँ पे आपके पास क्या यूज किए गए हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंसेज यूज किए गए हैं। क्या यूज किया गया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंसेज। अब इनका ये भी आपके पास क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये भी नेगेटिव चार्ज होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर से भी साइड पुश करेंगे, इधर से भी ये साइड पुश करेंगे। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में होगा। ठीक हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंसेज हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स फाइनली आके आपके पास कहाँ पर जाएंगे? एनोड के ऊपर। हमने देखो बेसिक काम है, हमने इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचाना है
कैथोड से एनोड तक, क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशिएंसी है, तो हमने इलेक्ट्रॉन्स को जिसके पास ज्यादा है उससे लेकर जिसके पास कम है उसके पास पहुंचाना है। तो मेन काम इमेज इंटेंसिफायर ने क्या करना है, कैथोड से एनोड तक इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जाना है। अब वो इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से जाएंगे, तो वो इस तरह से जाएंगे, ठीक है। टारगेट क्या है, एनोड, ठीक है। और एनोड के बाहर भी आपके पास क्या लगी हुई है, आउटपुट फॉस्फोर। देखो अब यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन्स निकले, अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर जाएंगे, ये आउटपुट फॉस्फोर के ऊपर जाकर स्ट्राइक करेंगे। अब ये आउटपुट है, आउटपुट मतलब यहाँ से कोई चीज बाहर निकलेगी, और फॉस्फोर है, और फॉस्फोर का तो मैंने बता दिया कि कोई भी चीज इसके ऊपर पड़ेगी तो वो क्या बनाएगा, लाइट बनाएगा। यानी कि यहाँ से जो चीज निकलेगी वो हमारे पास क्या निकलेगी, लाइट निकलेगी, ठीक हो गया। सो इस पूरी कंस्ट्रक्शन में हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमारे पास क्या था, ग्लास एनवेलप था, ठीक है। ये आपके पास प्रोटेक्शन के लिए होता है, मेटल का भी हो सकता है, ग्लास का भी हो सकता है, ठीक हो गया। इस लेयर के बाद हमारे पास क्या है, इनपुट फॉस्फोर। इनपुट मतलब कोई चीज यहाँ से अंदर जाएगी, और फॉस्फोर यानी कि लाइट में कन्वर्ट करेगा। सो अंदर कौन जा रहा है, एक्सरे, क्योंकि हमने एक्सरे ट्यूब से एक्सरे वॉल करवाई, पेशेंट की बॉडी से निकली और निकलने के बाद इमेज इंटेंसिफायर के ऊपर जाकर पड़ी। और इमेज इंटेंसिफायर के पहले ग्लास से होती हुई, क्योंकि ग्लास ट्रांसपेरेंट है, इससे होती हुई जाएंगी कहाँ पर, इनपुट फॉस्फोर के ऊपर। ये एक्सरे फॉस्फोर किस में कन्वर्ट कर देगा, लाइट के अंदर, ठीक है। और ये इनपुट किससे बना हुआ है, सीजियम आयोडाइड से बना हुआ है। ये लाइट जाएगी फोटो कैथोड के ऊपर। फोटो कैथोड हमारे पास क्या है, नाम से ही जाहिर है, लाइट के पड़ने पर ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे इससे, ठीक है। सो इससे इलेक्ट्रॉन निकले। नेक्स्ट आपके पास लेंसेज लगे हुए हैं ताकि ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली टारगेट पर ऊपर जाएं। ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके पास कहाँ पर, एनोड तक, ठीक है। और एनोड के बाहर आपके पास लगा हुआ है आउटपुट फॉस्फोर। अब आउटपुट फॉस्फोर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जब आउटपुट फॉस्फोर के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो आउटपुट मतलब यहाँ से कोई चीज बाहर निकलेगी, और फॉस्फोर मतलब इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक करेंगे तो वो उन इलेक्ट्रॉन्स को कन्वर्ट कर देगा लाइट के अंदर। सो हमने देखा कि पहले एक्सरेज आई, वो लाइट के अंदर कन्वर्ट हुई, लाइट से इलेक्ट्रॉन बने, ये इलेक्ट्रॉन दोबारा गए और फिर इन इलेक्ट्रॉन से दोबारा लाइट बनी, ठीक हो गया। और ये जो फोटो कैथोड है ये आपके पास बना होता है सीजियम एंड एंटिमनी कंपाउंड से, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये एनोड है, ठीक है। एनोड में हमारे पास क्या है, ये आपके पास एक सर्कुलर प्लेट होती है, ठीक हो गया। और इसके दरमियान में होल होता है, यानी कि इस तरह सर्कुलर प्लेट है और उसके दरमियान में होल है। इस होल से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, कहाँ पर जाएंगे, आउटपुट फॉस्फोर के ऊपर जाएंगे। और आउटपुट फॉस्फोर हमारे पास बना हुआ होता है जिंक कैडमियम सल्फाइड का, जिंक कैडमियम सल्फाइड का, ठीक हो गया। सो ये सारी कंस्ट्रक्शन है इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब की। सो अगर हम इसको यहाँ पर लिखें, सो सबसे पहले हमारे पास क्या था, इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब को देख रहे हैं, ठीक है। सो सबसे बाहर हमारे पास क्या है, ग्लास एनवेलप है, वो ग्लास का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, ठीक हो गया। इसके ऊपर कौन आई, इसके ऊपर आई एक्सरेज, ठीक है। इस ग्लास मेटल से पास करती हुई सबसे पहली लेयर कौन सी थी, इनपुट फॉस्फोर, ठीक है। सो ये एक्सरेज कहाँ पर आई, इनपुट फॉस्फोर के ऊपर आई। इनपुट फॉस्फोरन को किस में कन्वर्ट कर दिया, लाइट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक हो गया। फॉस्फोर, इनपुट फॉस्फोर के बाद क्या हुआ, फोटो कैथोड था, यानी कि ये लाइट जाएगी कैथोड के ऊपर स्ट्राइक करेगी, ठीक है। और यहाँ से आपके पास क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। फिर हमारे पास क्या थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंसेज थे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंसेज क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन दे रहे थे, अलाइनमेंट कर रहे थे, ठीक हो गया। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक ये जब अलाइनमेंट होगी तो ये आपके पास एनोड के ऊपर जाएंगे, ठीक है। एनोड के सेंटर में एक होल होता है, इस एनोड से निकलकर हमारे पास कहाँ पर जाएंगे, लास्ट पार्ट है आउटपुट फॉस्फोर। और आउटपुट फॉस्फोर से हमारे पास क्या निकलती है, लाइट निकलती है। सो हमने देखा कि पूरा प्रोसेस क्या है, एक्सरेज सबसे पहले आई, एक्सरेज से बने क्या, लाइट, फोटो कैथोड ने सॉरी इनपुट फॉस्फोर ने बनाई लाइट, लाइट से अगेन बने इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन से दोबारा बनी लाइट। तो यहाँ पे आपके पास एक इमेज बन गई, सही हो गया। और हमने बात की थी इनपुट फॉस्फोर किससे बना हुआ है, सीजियम आयोडाइड से बना हुआ है। फोटो कैथोड सीजियम एंड एंटिमनी कंपाउंड से बना हुआ है।
आउटपुट फॉस्फोर किससे बना हुआ है? जिंक कैडमियम सल्फाइड से बना हुआ है। सो ये सारी की सारी हमारे पास क्या है? इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब है। ऑल राइट, अब हम इसके जरा टेक्स्ट की तरफ जाते हैं। टेक्स्ट क्या कहता है? The image intensifier tube is a complex electronic device that receives the image forming X-ray beam आता है, ठीक है, और उसको कन्वर्ट करती है विजिबल लाइट इमेज के ऊपर, और उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? हाई, क्योंकि नाम से ये इंटेंसिफायर है। द ट्यूब कंपोनेंट्स आर कंटेन विद इन अ ग्लास के अंदर भी हो सकते हैं, मेटल के एनवेलप के अंदर भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि इसको क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और उसके अंदर हमारे पास क्या होती है? वैक्यूम होती है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू। जब इसको इंस्टॉल किया जाता है ट्यूब को, ठीक है, तो इसको मेटल के कंटेनर के अंदर डाला जाता है ताकि किसी किस्म की रफ हैंडलिंग ना हो। जाहिर सी बात है, ग्लास नाजुक चीज होती है, ठीक है, वो टूट सकती है। एक्सरेज जो कि पेशेंट की बॉडी से निकलती हैं, वो सबसे पहले कहाँ पर आती हैं? इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब पे आती हैं, ठीक है। ग्लास एनवेलप क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, इससे ट्रांसमिट होंगी और इंटरेक्ट करेंगी इनपुट फॉस्फोर के साथ, जो कि बना हुआ है सीसियम आयोडाइड का। जब एक्सरेज इनपुट फॉस्फोर के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो क्या बनेगी? हमारे पास विजिबल लाइट बनेगी। देखो अब इजी है ना टेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं? ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे ना रेडियोग्राफिक इंटेंसिफाइंग। अच्छा, रेडियोग्राफिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में हमने क्या देखा था? एक्सरेज आ रही थी और उनको कन्वर्ट कर रही थी लाइट के अंदर। और यस, रेडियोग्राफिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में भी क्या था? फॉस्फर लेयर थी। मैंने कहा था इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की जो एक्टिव लेयर होती है वो कौन सी थी? फॉस्फर लेयर थी, जो कि उसको लाइट में कन्वर्ट कर रही थी, ठीक है। सो इधर भी यही है। जो सीजियम आयोडाइड क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, वो आपके पास कैसे होते हैं? टाइनी नीडल्स, यानी कि सुइयों की तरह होते हैं, ठीक है, और ये आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक हो गया। और इनकी थिकनेस कितनी होती है? 300 माइक्रोमीटर, ठीक हो गया, पूरे के पूरे क्रिस्टल की। अगर हम बात करें डायमीटर कितना होता है, तो हमारे पास 5 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है हर क्रिस्टल, ठीक है। पूरा का पूरा जो है वो 300 माइक्रोमीटर का होता है, लेकिन अगर हम हर क्रिस्टल की बात करें तो वो हमारे पास कितना होता है? 5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इसकी वजह से जिस तरह लाइट के, मैंने कि छोटे छोटे लाइट माइक्रो पाइप्स, यानी कि छोटे छोटे आप समझ लो लाइट के पाइप्स हैं, जिनकी वजह से आपके पास क्या होती है? जाहिर सी बात है, देखो इस तरह नीडल लाइक स्ट्रक्चर है तो लाइट की डिस्पर्जन नहीं होगी, लाइट फैलेगी नहीं, स्कैटरिंग नहीं होगी, ठीक है। जब स्कैटरिंग नहीं होगी उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा? स्पेशियल रेजोल्यूशन ज्यादा होगी, ठीक हो गया। हमने स्पेशियल रेजोल्यूशन के टॉपिक में देखा था ना स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी में, कि जब आपके पास लाइट बहुत ज्यादा हो और उसकी स्कैटरिंग बहुत ज्यादा हो, डिस्पर्स वो बहुत ज्यादा हो, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? स्पेशियल रेजोल्यूशन कम हो जाती है, ठीक हो गया। स्पेशियल रेजोल्यूशन किसे कहते हैं? स्मॉल से स्मॉल चीज भी आपको नजर आए। अगर मैं आपको ऊपर डायग्राम में बताऊं, यहाँ पे आप देखो ऐसा आपको क्रिस्टल नजर आता है, लेकिन असल में वो कैसा होता है? ये देखो छोटे छोटे जिस तरह लाइट के पाइप्स नहीं है, इस तरह से। तो फिर जब पाइप है ना, तो पाइप के अंदर लाइट रहेगी, लाइट स्कैटर नहीं होगी, सो आपके पास रेजोल्यूशन भी अच्छी होगी। अच्छा, इनपुट फॉस्फोर के बाद हमारे पास जो एक्टिव एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है? फोटोकैथोड है, ठीक है, जो कि इनपुट फॉस्फोर के साथ जुड़ा हुआ होता है। कैसे जुड़ा हुआ होता है? एडहेसिव लेयर होती है, ठीक हो गया। फोटोकैथोड हमारे पास क्या है? मेटल की एक लेयर होती है, जो कि हमारे पास सीजियम और एंटीमनी कंपाउंड से बनी हुई होती है। जब आपके पास इनपुट फॉस्फोर से लाइट आई तो आपके पास ये क्या करेगा? उसको रिस्पॉन्ड करेगा। रिस्पॉन्ड कैसे करेगा? बाय इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा। सो यही लिखा हुआ है नीचे कि द फोटोकैथोड इमिट्स इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय इनपुट फॉस्फोर। जब इनपुट फॉस्फोर से लाइट आती है तो फोटोकैथोड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है। इसको हम कहते हैं फोटो इमिशन, यानी कि लाइट के पड़ने से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए। इसकी ये बिल्कुल सेम है जिस तरह थर्मियोनिक इमिशन होता है। थर्मियोनिक इमिशन में क्या होता है? हीट के बढ़ने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। दैट फॉलोज हीट स्टिमुलेशन, वही बात होगी। फोटो इमिशन इज इलेक्ट्रॉन इमिशन दैट फॉलोज लाइट स्टिमुलेशन। तो फोटो इमिशन क्या है? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं लेकिन लाइट की स्टिमुलेशन होती है, जबकि थर्मियोनिक इमिशन में हीट की स्टिमुलेशन होती है। थर्म मतलब हीट, फोटो मतलब लाइट, सही हो गया। इट टेक्स मेनी लाइट फोटॉन्स टू कॉज द इमिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। अब याद रखना है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कई सारे लाइट फोटॉन्स की जरूरत होती है। सो ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द फोटोकैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब याद रखना है, जितनी ज्यादा इंटेंस लाइट होगी, यानी कि जितनी ज्यादा ब्राइट लाइट होगी, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो उस जगह से निकलेंगे, ठीक है। कंसिक्वेंटली हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट इमेज फॉर्मिंग एक्सरेज। तो जाहिर सी बात है, एक्सरेज जब इनपुट फॉस्फोर पर पड़ती हैं तो फिर तभी तो इनपुट फॉस्फोर आगे से लाइट बना रहे हैं। सो जितनी ज्यादा हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी की, जितनी ज्यादा एनर्जी की एक्सरेज होंगी, ठीक है, सो उतनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट बनेगी, और फिर जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट होगी सो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, ठीक हो गया।
अगर हम इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब की लेंथ की बात करें तो ये हमारे पास 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। और जो इसको वोल्टेज दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, 25,000 वोल्ट जो है वो मेंटेन किया जाता है बिटवीन कैथोड एंड एनोड। याद रखना है, एमसीक्यूज आ सकता है कि कितना वोल्टेज इनके दरमियान मेंटेन रखा जाता है। सो 25,000 वोल्टेज इनके दरमियान रखा जाता है कैथोड और एनोड के दरमियान, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं, चार्ज का डिफरेंस, ठीक है। तो एक तरफ आपके पास पॉजिटिव चार्ज एनोड है, दूसरी तरफ आपके पास नेगेटिव चार्ज कैथोड है, तो जाहिर सी बात है चार्ज डिफरेंस तो आ गया। सो इनके दरमियान 25,000 वोल्ट का डिफरेंस है, ठीक हो गया। तो आपके पास क्या होगा, जाहिर सी बात है जब तो कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ तभी चीज जाती है जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक हो गया। इसके एग्जांपल ऐसे समझो कि जब बिल्कुल फ्लैट सरफेस होती है तो वाटर फ्लो नहीं करता, जब सरफेस थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी तभी तो वाटर फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे भी ऐसे ही है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी आपके पास चार्जेस फ्लो करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, द एनोड इज अ सर्कुलर प्लेट। एनोड हमारे पास क्या है, सर्कुलर प्लेट है, इसके मिड में एक होल होता है, ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पास करके कहाँ पर जाते हैं, आउटपुट फॉस्फोर में जाते हैं। और फिर आउटपुट फॉस्फोर जो है वो हमारे पास किससे बना हुआ है, जिंक कैडमियम सल्फाइड से बना हुआ है। फॉस्फोर भी हमारे पास क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इनसे के साथ इंटरेक्ट करता है, और फॉस्फोर है तो हमारे पास क्या बनाएगा, लाइट बनाता है, ठीक हो गया। For the image pattern to be accurate, the electron path from the cathode to the output phosphor must be precise. तो इलेक्ट्रॉन के पाथ को प्रिसाइज होने चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में जाने चाहिए, कहाँ पर, एनोड तक, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स होती हैं, बिकॉज ऑफ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द लार्ज कैथोड, क्योंकि कैथोड को अगर हम देखें तो वो लार्ज है, जबकि एनोड आपके पास स्मॉल सर्कुलर प्लेट है, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रॉन तो फिर ऐसे ऐसे रहेंगे तो एनोड के ऊपर तो कम ही पड़ेंगे, तो इस वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंसेज उनको दरमियान में करके रखते हैं, ठीक हो गया। तो इसके लिए हमारे पास क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स होती हैं, ठीक हो गया। क्या कहते हैं कि हाँ, अब यहाँ पे यही कह रहा है कि देखो इनपुट फॉस्फोर हमारे पास इतना था, सॉरी फोटो कैथोड, और एनोड हमारे पास बिल्कुल छोटा सा है। सो इलेक्ट्रॉन सारे यहाँ से यहाँ तक निकलेंगे ना, तो फिर एनोड के ऊपर तो बहुत कम आएंगे, तो हमने इनकी फील्ड को रिड्यूस करना है यहाँ तक। तो फिर हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, वी यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंसेज, ठीक है। The device is responsible for this control is called electrostatic focusing lenses, ठीक है, जो कि आपके पास along the length of intensified tube लगाए जाते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन आउटपुट फॉस्फोर के पास पहुंचते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, ठीक है। और ये आपके पास क्या करते हैं, जो इनपुट फॉस्फोर है, ठीक है, इनपुट फॉस्फोर की इमेज देखो बड़ी बन रही है यहाँ पे, जो लाइट जहाँ से लाइट जो इमिट होगी, जबकि आउटपुट फॉस्फोर तो छोटा सा है। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, जो इतनी बड़ी इनपुट फॉस्फोर की जो लाइट थी उसको आउटपुट फॉस्फोर ने मिनिफाइड फॉर्म में दी है आपको, ठीक हो गया। द इंटरेक्शन ऑफ दीज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स विद द आउटपुट फॉस्फोर, तो क्या आपके पास क्या बनेगी, आउटपुट फॉस्फोर से लाइट बनेगी। और याद रखना है, हर फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो आपके पास फोटो कैथोड से इलेक्ट्रॉन आया है जो कि आउटपुट फॉस्फोर तक पहुंच रहा है, produces 50 to 75 times as many light photons as were necessary to create it, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो कि आउटपुट फॉस्फोर तक फोटो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है, तो ये 50 से 75 टाइम्स ज्यादा आपके पास क्या करेगा, लाइट फोटॉन्स बनाएगा, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यू जा सकता है, कितने टाइम लाइट फोटॉन्स को ज्यादा करता है, तो 50 से 75 टाइम्स, क्योंकि मकसद क्या है, इमेज इंटेंसिफायर इंटेंसिटी को इंक्रीज करना है, तो वो कितनी इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, 50 से 75 टाइम्स, ठीक हो गया। द एंटायर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फ्रॉम इनिशियल एक्सीडेंट, यानी कि पहले आपके पास क्या हुआ, शुरू से लेकर जहाँ पे एक्सीडेंट इंटरेक्ट किया और आउटपुट इमेज तक, ये आपके पास फिगर जो मैंने आपको भी बताई थी उसमें समराइज किया हुआ है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लाइट फोटॉन एट द आउटपुट फॉस्फोर, अच्छा टर्म है जी फ्लक्स गेन। फ्लक्स किसे कहते हैं, आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। फ्लक्स का मतलब होता है गुजरना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूं कि ये एक विंडो है, ठीक है, तो इसमें से कितनी एयर गुजरती है, तो वो इस विंडो का फ्लक्स है। इसी तरह अगर दरवाजा बड़ा है, ठीक है, तो मैं कहती हूँ इस दरवाजे में से कितनी एयर गुजरती है, तो वो उसका फ्लक्स है, ठीक है। इसी तरह हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, यानी कि किसी एरिया में से कितनी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरती है, तो वो हमारे पास क्या थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। मैग्नेटिक फील्ड गुजरेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो वो हमारे पास क्या थी, मैग्नेटिक फ्लक्स था। तो यहाँ पे फ्लक्स गेन क्या है, आ क्या चीज रही थी,
एक्सरेज, और इनपुट फॉस्फोर में क्या आया था, एक्सरे, और आउटपुट फॉस्फोर में हमें क्या मिला, लाइट। सो यही हमारे पास क्या है, फ्लक्स गेन। और हमेशा जो चीज हमें मिलती है, आउटपुट चीज हमेशा ऊपर लिखी जाती है, जो चीज गेन होती है, ठीक है, और दूसरी चीज नीचे लिखी जाती है। सो फ्लक्स गेन हमारे पास क्या है कि हमें आउटपुट में कितनी लाइट मिली, और दी हमने क्या थी, एक्सरेज दी थी। ठीक हो गया। अच्छा जी, क्या कहते हैं, द इंक्रीज इल्यूमिनेशन ऑफ द इमेज इज एट्रीब्यूटेबल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ लाइट फोटॉन्स एट द इमेज आउटपुट फॉस्फोर कंपेयर्ड विद एक्सरेज एट द इनपुट फॉस्फोर। यानी कि कितनी आपके पास कितनी एक्सरेज आ रही हैं इनपुट फॉस्फोर में और कितनी लाइट एमिट हो रही है आउटपुट फॉस्फोर पे। ठीक है, तो आप अगर उसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगी, इल्यूमिनेशन मिलेगी। जितना ये फैक्टर ज़्यादा होगा इसका मतलब है उतनी इल्यूमिनेशन आपकी ज़्यादा है, और आपके पास इमेज जो है वो उतनी मिनीफाई फॉर्म में आई है फ्रॉम इनपुट फॉस्फोर टू आउटपुट फॉस्फोर। इसे हम कहते हैं मिनीफिकेशन गेन। क्योंकि हमने देखा था ना, फोटो का इनपुट फॉस्फोर काफ़ी बड़ा था, आउटपुट फॉस्फोर तो हमारे पास छोटा सा। सो मिनी, यहाँ पे जो आपके पास इमेज आई है वो मिनीफाइड फॉर्म में आई है, ठीक है, छोटी होके आई है। The ability of image intensifier to create the illumination level of image is called brightness। यानी कि कितनी लेवल ऑफ इमेज को ब्राइट करता है या इल्यूमिनेट करता है, इसे हम क्या कहते हैं, ब्राइटनेस गेन कहते हैं। ठीक हो गया, ये तो नाम से ही जाहिर है, यानी कि कितनी उसने इमेज को ज़्यादा ब्राइट किया है। ठीक है, ब्राइटनेस गेन आपके पास क्या है, मिनिफिकेशन गेन एंड द फ्लक्स गेन। ये फॉर्मूलाज याद कर लेने हैं कि आपके पास कितनी मिनीफाई हुई और कितना फ्लक्स गेन हुआ। ठीक है, देखो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ब्राइटनेस गेन यानी कि कितनी छोटी और रोशन इमेज आपको मिली है। सो छोटी मतलब मिनिफिकेशन गेन, और रोशन यानी कि ब्राइट मतलब फ्लक्स गेन, क्योंकि हमें आउटपुट में क्या मिल रही है, लाइट मिल रही है। ठीक है, सो मिनिफिकेशन गेन इज द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायमीटर ऑफ इनपुट फॉस्फोर। क्योंकि हमने इनपुट फॉस्फोर के भी डायमीटर को देखना है, आउटपुट फॉस्फोर में भी, क्योंकि देखो इनपुट फॉस्फोर का डायमीटर क्या था, ज्यादा था, आउटपुट फॉस्फोर का कम था। ठीक है, सो आउटपुट फॉस्फोर का हमारे पास स्टैंडर्ड साइज कितना है, 2.5 से 5 सेंटीमीटर। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। ठीक है, जबकि हमारे पास इनपुट फॉस्फोर का साइज होता है 10 to 40 सेंटीमीटर। तो किधर 10 to 40 सेंटीमीटर और किधर 2.5 से 5 सेंटीमीटर, इतनी इमेज मिनीफाई होती है। ठीक हो गया, सो मिनिफिकेशन गेन आपके पास क्या है, डायमीटर ऑफ इनपुट फॉस्फोर डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ आउटपुट फॉस्फोर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे यही दिया हुआ कि ठीक है, ये एमसीक्यूज न्यूमेरिकल आप खुद भी कर सकते हैं कि इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब की लेंथ कितनी है, 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, फ्लक्स गेन इतना है और आउटपुट फॉस्फोर इतना है। तो आप लोगों ने क्या फाइंड करनी है, ब्राइटनेस गेन फाइंड करनी है। ठीक है, तो इनपुट फॉस्फोर 17 का स्क्वायर है, ठीक, और 2.5 हमारे पास क्या है, आउटपुट फॉस्फोर की वो है। तो इसका आप लोग स्क्वायर लो, तो इसको मल्टीप्लाई 120 से करो, क्योंकि आपके पास फ्लक्स गेन कितना आया, 120। ठीक है, तो ये आपके पास ब्राइटनेस गेन आ जाएगी। इसको आप खुद फाइंड कर लेना। जो हमारे पास ब्राइटनेस गेन है इमेज इंटेंसिफायर्स की, वो हमारे पास ये एमसीक्यू जा सकता है 5000 से 30,000 तक होती है। ये बात याद रखनी है। द ब्राइटनेस गेन ऑफ मोस्ट इमेज इंटेंसिफायर्स इज 5000 to 30,000, और ये आपके पास एज के साथ साथ कम होती जाती है। ठीक है, ये बात आप लोग उसको यूज कर रहे हो तो ये एज के साथ साथ कम होती जाती है। ठीक है, एज के साथ भी कम होती है। अच्छा, जब इसकी एज हो जाती है, यानी कि एज के साथ साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ, इसमें आपके पास क्या होता है, पेशेंट डोज इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने इमेज की ब्राइटनेस मेंटेन रखनी है, तो ब्राइटनेस मेंटेन करने के लिए इमेज का डोज जो है वो पेशेंट का बढ़ता रहेगा। अल्टीमेटली फिर हम लोग आखिर में क्या करते हैं कि इमेज इंटेंसिफायर को रिप्लेस करते हैं, न्यू लगाते हैं। ठीक हो गया। ब्राइटनेस गेन इज नाउ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी। अच्छा, ब्राइटनेस गेन यहाँ से जो ब्राइटनेस गेन है ये आपको एग्जैक्ट ब्राइटनेस गेन नहीं देता कितना है। सो उसके लिए हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हम लोग चीज़ यूज़ करते हैं वो है कन्वर्जन फैक्टर। ठीक हो गया। कन्वर्जन फैक्टर क्या है कि आउटपुट फॉस्फोर पे कितनी इल्यूमिनेशन आपको मिली इन कैंडेला पर मीटर स्क्वायर, और इनपुट एक्सपोजर रेट कितना था, मिलीग्रे पर सेकंड में आप लोगों ने बताना है। ठीक हो गया। सो आउटपुट इल्यूमिनेशन कैंडेला पर मीटर स्क्वायर में और इनपुट मिलीग्रे पर सेकंड में। तो इससे आपको क्या मिलता है, ब्राइटनेस गेन। इसको हम कन्वर्जन फैक्टर कहते हैं और ये ज़्यादा एक्यूरेट आपको वैल्यू देता है। ठीक हो गया। और इसमें जो आपके पास आती है ब्राइटनेस गेन, वो 0.01 टाइम्स आती है। ठीक हो गया। द कन्वर्जन फैक्टर इज द प्रॉपर क्वांटिटी। ठीक है, इमेज इंटेंसिफिकेशन की अगर आप लोग प्रॉपर क्वांटिटी फाइंड करना चाहते हो तो हम कन्वर्जन फैक्टर यूज करते हैं। ठीक हो गया। और इमेज इंटेंसिफायर से कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, 50 से 300। ठीक है, सो ब्राइटनेस गेन हमारे पास कितनी होगी, 5000 से 30,000। ये बात याद रखनी है। कन्वर्जन फैक्टर कितना है, 50 से 300, जबकि ब्राइटनेस गेन कितनी हुई है, 5000 से 30,000। तो ये मोर एक्यूरेट वैल्यू हमें दे रहा है। फिगर
25(7) shows some of the modes of operation that can be accommodated with the image intensifier fluoroscopic images। इसको भी ज़रा हम देख लेते हैं। ये इमेज यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके इमेज के साथ साथ क्या क्या चीज़ लगी हुई होती है। ठीक है, ये इमेज जब हमें समझ आ जाएगी तो फिर आगे आपके लिए आसानी होगी। एक्सरेज आते हैं, सबसे पहले इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब के साथ इंटरेक्शन होता है। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ से लाइट निकलती है। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास लगा होता है वो हमारे पास होती है कैमरा ट्यूब। ये हमारे पास क्या है, टीवी कैमरा, या आप कह लो सीसीडी लगा हुआ होता है। ठीक हो गया। अब ये किसके थ्रू लगा हुआ होता है, ये कपलिंग ऑप्टिक्स के थ्रू, फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं, इसके थ्रू ये अटैच होता है इस टेलीविजन कैमरा ट्यूब के साथ। ठीक हो गया। अब इस टेलीविजन कैमरा ट्यूब के अलावा इसी फाइबर ऑप्टिक्स के साथ आपके पास साइन कैमरा भी होता है जो कि आपको वीडियो दे रहा होता है, और स्पॉट फिल्म कैमरा भी होता है जिसके जरिए आप लोग, जिससे मैंने कहा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो इसके अंदर आप लोग स्टैटिक इमेजेस ले सकते हो। ठीक हो गया। फिर कैमरा ट्यूब के बाद आपके पास क्या होता है, ये कैमरा ट्यूब आपको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल देती है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल देन आपके पास इस टीवी मॉनिटर पर शो होता है और आपके पास क्या होती है, पिक्चर आपको मिल जाती है। ठीक हो गया। ये स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने याद रखने। अभी सिर्फ हमने इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब पढ़ी है, अभी हम फाइबर ऑप्टिक्स भी पढ़ेंगे, टेलीविजन कैमरा ट्यूब भी पढ़ेंगे, ये किस तरह से हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है। फिर टेलीविजन कैमरा ट्यूब के बाद हमारे पास टेलीविजन पिक्चर ट्यूब होती है, क्योंकि यहाँ पे पिक्चर बननी है। ठीक है, पिक्चर ट्यूब होती है, मॉनिटर्स हम देखेंगे, स्पॉट फिल्म कैमरा को देखेंगे, साइन कैमरा को देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ सीक्वेंस देख लो कि किस तरह से लगी हुई है। ठीक है, यानी कि इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब, ट्यूब के बाद दूसरा पार्ट आपके पास क्या है, टीवी कैमरा, और ये किसके साथ अटैच्ड है, कपलिंग ऑप्टिक्स, यानी कि यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं जिसके थ्रू हम इमेज इंटेंसिफायर को टीवी कैमरा के साथ अटैच करते हैं। इसके अलावा हमारे पास साइन कैमरा जो कि वीडियो को रिकॉर्ड करता है, और स्पॉट फिल्म कैमरा जो कि स्टैटिक परमानेंट इमेज लेता है। टीवी हमें क्या करती है, ये जो टीवी कैमरा है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है, और फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पिक्चर ट्यूब के अंदर जाता है, और फिर पिक्चर आपके पास इस टीवी मॉनिटर पर आ जाती है। इज दैट क्लियर। अभी हमने इमेज इंटेंसिफायर पढ़ लिया ना, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, टेलीविजन कैमरा ट्यूब। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास यही कह रहा है कि हमारे पास क्या होता है, फ्लोरोस्कोपिक इमेजेस को हम कहाँ पे देखते हैं, टेलीविजन के ऊपर देखते हैं, या फिर हम कहाँ पर देखते हैं, फ्लैट पैनल मॉनिटर्स पर। टेलीविजन और फ्लैट पैनल मॉनिटर्स, मतलब पहले जो यूज होता है ना, वो आप लोगों ने मॉनिटर्स देखते होंगे, वो बड़े बल्कि से होते थे, बहुत भारी से, और पीछे से वो बहुत, स्क्रीन की पिछली जो साइड होती है वो बहुत ज़्यादा हैवी होती थी। आजकल जो है वो बिल्कुल पतली सी स्क्रीन आ गई है, फ्लैट पैनल मॉनिटर्स। ठीक है, स्पॉट फिल्म कैमरा जो है वो क्या यूज़ करता है, उसके अंदर 105 मिलीमीटर की फिल्म यूज़ होती है। ठीक हो गया, क्योंकि नाम से ही ज़ाहिर है, स्पॉट फिल्म कैमरा, फिल्म यूज होती है, वो कितने मिलीमीटर की होती है, 105 मिलीमीटर की। MCQ आ सकता है। जो साइन रेडियोग्राफी कैमरा, हमने बात की ना, दो कैमराज हैं, एक स्पॉट फिल्म और एक साइड पे क्या था, साइन, यानी कि वीडियो वाला। ये आपके पास क्या करता है, कार्डियक कैथेटराइजेशन, यानी कि फॉर एग्जांपल आप लोग हार्ट के अंदर कैथेटर पास कर रहे हो। ठीक है, बट ऑल्सो यूज हैज़ बीन लार्जली रिप्लेस्ड बाय डिजिटल इमेजिंग, यानी कि अब तो ये डिजिटल इमेजिंग होती है उससे रिमूव हो गया, लेकिन पहले जो है ये आपके पास किस लिए यूज़ किया जाता था, कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए यूज़ किया जाता था साइन रेडियोग्राफी कैमरा। इंटरनल जो स्कैटर रेडिएशन होती हैं, यानी कि एक्सरेज जो स्कैटर हो जाती हैं, ठीक है, या चाहे वो देखो जो स्कैटर रेडिएशन होती हैं, चाहे वो एक्सरेज की फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में है, या लाइट है, स्कैटर हो रही है, तो स्कैटर हमारे पास क्या करती है, इमेज का कंट्रास्ट कम कर देती है। इसे हम कहते हैं व्हीलिंग ग्लेयर। व्हीलिंग ग्लेयर क्या है, कोई भी रेडिएशन है, चाहे वो लाइट की फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में है, एक्सरे की फॉर्म में है, उसकी वजह से इमेज का कंट्रास्ट कम हो जाता है, इसे हम कहते हैं व्हीलिंग ग्लेयर। ठीक है, और व्हीलिंग ग्लेयर आपके पास क्या होता है, इनपुट फॉस्फोर के बिहाइंड, यानी कि उसके पीछे आपके पास क्या होता है, लेड की डिस्क लगाई जाती है। ठीक हो गया। व्हीलिंग ग्लेयर इज डिपिक्टेड इन दिस वन, एडवांस्ड इमेज इंटेंसिफायर्स डिजाइन दैट, अच्छा जो आजकल इमेज इंटेंसिफायर्स यूज हो रहे हैं उनके अंदर व्हीलिंग ग्लेयर नहीं होता, इमेज का कंट्रास्ट अच्छा रहता है। यहाँ पे आप देख लो व्हीलिंग ग्लेयर क्या है कि ये तो इलेक्ट्रॉन बीम है ना, तो इसके अलावा ये जो स्कैटर हो गई रेडिएशन, तो इनकी वजह से हमारे पास क्या होता है, इमेज का कंट्रास्ट कम हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं व्हीलिंग ग्लेयर। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी फील्ड इमेज इंटेंसिफिकेशन। मल्टी फील्ड इमेज इंटेंसिफिकेशन हमारे पास क्या होता है, मल्टी फील्ड मतलब इसके अंदर फील्ड ज़्यादा होती हैं।
ठीक हो गया। सो बहुत से इमेज इंटेंसिफायर जो होते हैं वो मल्टी फील्ड टाइप के होते हैं, ठीक है। मल्टी फील्ड इमेज इंटेंसिफायर्स क्या करते हैं, इनके अंदर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होती है इन ऑल फ्लोरोस्कोपिक एग्जामिनेशन, यानी कि मल्टी फील्ड की वजह से आपके पास क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि आप डिफरेंट फील्ड्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ट्राई फील्ड के अंदर हमारे पास क्या होता है, हम 3 तरह के साइजेस यूज़ कर सकते हैं। जो मोस्ट पॉपुलर है ये एमसीक्यू जा सकता है कि कौन सा है, 25, 17 और 12। अब इसका मतलब क्या है 25, 17 और 12 का, इसको हम जरा देखते हैं, ठीक है। ये आपके पास जो नंबर्स दिए गए हैं ये आपको किसको डिफाइन करते हैं, ये डायमीटर बताते हैं इनपुट फॉस्फोर का, यानी कि एक तरफ हम 25 सेंटीमीटर का इनपुट फॉस्फोर यूज करेंगे, फिर 17 का और फिर 12 का, ठीक हो गया। अब जब हम लोग 25 सेंटीमीटर मोड यूज करेंगे, यानी कि उसके अंदर हमारे पास क्या है, 25 सेंटीमीटर का इनपुट फॉस्फोर है, ठीक हो गया। तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होंगे, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे सारे के सारे इनपुट फॉस्फोर में से वो सारे, जाहिर सी बात है देखो एरिया लार्ज है, इसका मतलब है हम पूरे के पूरे इनपुट फॉस्फोर को यूज कर रहे हैं, तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इधर से भी, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वो टुवर्ड्स आउटपुट फॉस्फोर जाएंगे। जब आप 17 सेंटीमीटर मोड में रखोगे, ठीक है, सो द वोल्टेज ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंसेज इंक्रीजेस, सो हम उस दौरान क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंसेज हैं उनका वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फोकल पॉइंट जो है वो आउटपुट फॉस्फोर से थोड़ा पीछे चला जाएगा, वो आगे इमेज में बताती हूँ, ठीक है। और अगर आप लोग 17 सेंटीमीटर डायमीटर यूज करोगे इनपुट फॉस्फोर का, तो आपके पास वही इलेक्ट्रॉन जो कि 17, यानी कि ये तो 25 था ना, आप फॉर एग्जांपल 17 के, तो 17 यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। सो सिर्फ इसी एरिया से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर आउटपुट फॉस्फोर की तरफ जाएंगे, ठीक है। सो मल्टीफील्ड इमेज इंटेंसिफायर्स प्रोड्यूस डिफरेंट मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, ठीक है। सो जाहिर सी बात है एक तरफ से इतना निकल रहा है, ठीक है, लेट्स से ये 25 सेंटीमीटर है, फिर आप लोगों ने इतनी फील्ड कर दी, फिर इतनी फील्ड कर दी, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि इतनी की तो आगे कितना इलेक्ट्रॉन बीम जाएगा, ठीक है। और फिर आपके पास क्या होगा, इमेज ज़्यादा मिनीफाई होकर बनेगी, इसमें आपके पास थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी और इसमें आपके पास थोड़ी सी इतनी बनेगी। सो डिपेंड करता है कि आप कौन सी फील्ड यूज़ कर रहे हो, ठीक हो गया। यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे, ठीक है, सो 25 सेंटीमीटर में आपके पास फोकल पॉइंट कहाँ पे बनेगा, 12 सेंटीमीटर में यहाँ पे बन के देखो, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको हॉरिजॉन्टली बनाती हूँ, अगर लेट्स से ये आपके पास 25 सेंटीमीटर का है, तो सारे के सारे को एक्सपोज किया, तो ये इलेक्ट्रॉन लेट से यहाँ पर आकर फोकल पॉइंट हुआ। अगर हमने थोड़ा कम किया, जब कम करेंगे तो फोकल पॉइंट भी तो कम हो गया ना, यानी कि आउटपुट फॉस्फोर से दूर हो गया। इसी तरह फॉर एग्जांपल हमने 12 सेंटीमीटर का कर लिया, तो फोकल पॉइंट और नज़दीक हो गया, ठीक है। तो फोकल पॉइंट और दूर हो गया आउटपुट फॉस्फोर से। देखो एक का फोकल पॉइंट अब आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, ब्लू वाले का थोड़ा आप ऊपर मिल रहा है और इसका यहाँ पे, सो छोटे वाले का ज़्यादा दूर मिल रहा है, फिर एक यहाँ से यहाँ तक के इसका यहाँ पे आपको मिल रहा है, और जो 25 सेंटीमीटर का यूज़ किया गया है उसका फोकल पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। द प्रिंसिपल रिजल्ट ऑफ दिस चेंज इन फोकल पॉइंट इज टू रिड्यूस द फील्ड ऑफ व्यू। तो जाहिर सी बात आउटपुट फॉस्फोर में भी आपको फील्ड ऑफ व्यू, मतलब आप अगर 25 सेंटीमीटर रखे यानी कि सारे के सारे को एक्सपोज करेंगे, सारे के सारे से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 12 सेंटीमीटर करोगे तो होगी लेंथ उतनी, सिर्फ एक्सपोज इतना एरिया होगा। अगर इससे भी छोटा करोगे तो एक्सपोज इतना, यानी किसी एरिया पे आके आपके पास क्या होंगी, एक्सरेज फॉल करेंगे और एक्सरेज से आगे क्या निकलेगी, इसी एरिया से लाइट निकलेगी, ठीक है। द इमेज नाउ अपीयर्स मैग्नीफाइड। इमेज आपको क्या नजर आएगी, बड़ी जो नजर आएगी, बिकॉज इट स्टिल फिल्स द एंटायर स्क्रीन ऑन द मॉनिटर। क्योंकि मॉनिटर के ऊपर देखो, मॉनिटर की इमेज, मॉनिटर की स्क्रीन ये है, तो इस पूरी की इमेज आपको इस पूरी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगी, ठीक है। सिर्फ आप लोग फील्ड को चेंज बेशक करो, ठीक है, तो फील्ड की चेंज करने से आपको क्या होगा, इमेज बेशक आपको बड़ी नजर आएगी, लेकिन आपके पास इसकी वजह से क्या होगा, देखो जब कोई भी चीज़ मैग्नीफाइड होकर नजर आए, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, उस चीज़ की क्वालिटी इतनी नहीं रहती, ठीक है। जूम करो तो क्वालिटी ज़रा ख़राब हो जाती है ना, तो मैग्नीफाई करोगे तो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो यूज़ ऑफ स्मॉलर डायमेंशन, जब आप लोग स्मॉलर डायमेंशन यूज़ करोगे, ठीक है, तो आपके पास हमेशा मैग्नीफाइड इमेज आएगी। इमेज तो बड़ी आएगी, मैग्नीफिकेशन फैक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेशो ऑफ डायमीटर, यानी कि आप लोगों ने कितना डायमीटर लिया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो 25 लिया है, 25 को 12 पे डिवाइड करो तो 2.1, यानी कि 12 के मुकाबले में 25 वाला जो होगा वो आपको 2.1 टाइम्स ज़्यादा लार्जर इमेज देगा, ठीक हो गया। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हम 17 वाला यूज़ करें हैं, तो 17 वाला
12 के मुकाबले में आपको कितनी देगा, तो इसको जब आप लोग डिवाइड करोगे तो आपको जो भी वैल्यू है इसका मतलब है कि ये इतनी लार्जर आपको इमेज दे रहा है। ठीक हो गया, ये नीचे आपके पास लिखा हुआ है, इसको भी आप लोग फाइंड कर सकते हो। दिस मैग्नीफाइड इमेज कम्स एट अ प्राइस इन द मैग्निफिकेशन मोड, द मैग्निफिकेशन गेन इज, सही से बात है, मैग्नीफाई कर रहे हो तो मैग्निफिकेशन गेन तो कम हो गया ना। A fewer photo electrons are incident on the output phosphor, यानी कि बहुत कम इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटपुट फॉस्फोर तक जाएंगे। और डिमर इमेज जो है वो यानी कि जब कम फोटो इलेक्ट्रॉन्स आउटपुट फॉस्फोर पर जाएंगे तो आपके पास जो इमेज बनेगी वो डिमर होगी। ठीक हो गया। टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ ब्राइटनेस एक्सरे ट्यूब का MA जो है वो बढ़ाया जाएगा। ठीक है, और वो कैसे बढ़ाएंगे, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल से, वो आपके पास फ्लोरोस्कोप खुद ब खुद बढ़ाएगा। ठीक हो गया, जो कि पेशेंट जब MA बढ़ाएंगे, MA मतलब क्वांटिटी, यानी कि पेशेंट का रेडिएशन डोज बढ़ जाएगा। द इंक्रीज इन डोज इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द इनपुट फॉस्फोर, वो डिपेंड करता है इनपुट फॉस्फोर का एरिया कितना है जो आप लोग यूज कर रहे हो। ठीक हो गया। द डोज ऑब्टेन्ड इन द वाइड फील्ड ऑफ व्यू मोड, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी फील्ड यूज कर रहे हो। ठीक हो गया। सो देखो 25 स्क्वायर डिवाइड बाय 12 का स्क्वायर, तो ये आपके पास कितना आ गई 4.4। सो ये आपको क्या बता रहा है, रेडिएशन डोज बता रहा है। नेक्स्ट हमारे पास ये अगेन आपके पास क्या है, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ। ठीक है, दिस इंक्रीज इन पेशेंट रेडिएशन डोज रिजल्ट्स इन बेटर इमेज क्वालिटी। जब आप लोग पेशेंट को रेडिएशन डोज ज्यादा दोगे तो इमेज की क्वालिटी तो बेटर होगी। ठीक है, जब पेशेंट रेडिएशन डोज ज्यादा होगा, वो किसकी वजह से ज्यादा हो रहा है, क्योंकि एक्सरेज ज्यादा यूज कर रहे हो। ठीक है, इमेज बनाने के लिए, तो इसकी वजह से आपके पास एक तो नॉइस कम आएगा, लेकिन कंट्रास्ट, जाहिर सी बात है इमेज की क्वालिटी अच्छी है, मतलब कंट्रास्ट रेजोल्यूशन अच्छा है। ठीक है, सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन मोड से आपके पास क्या होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन भी अच्छी होती है, कंट्रास्ट रेजोल्यूशन भी अच्छी होती है, लेकिन डोज पेशेंट को ज्यादा मिलता है क्योंकि MA इंक्रीज हो रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये कहते हैं, द पोर्शन ऑफ एनी इमेज दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द इनपुट फॉस्फोर इज इनहेरेंटली फोकस्ड अनफोकस्ड एंड सफर्स फ्रॉम विग्नेटिंग, दैट इज द रिडक्शन इन ब्राइटनेस। अच्छा, आप कहते हैं जो इनपुट फॉस्फोर है उसकी पेरिफेरी से, यानी कि ये इनपुट फॉस्फोर है, इसकी पेरिफेरी से अगर आपके पास पोर्शन कोई जाता है, इमेज का बनता है, ठीक है, तो वो हमारे पास अनफोकस्ड रहेगा, क्योंकि वो तो आपके पास अनफोकस्ड रहा ना, वो तो आपके पास आउटपुट फॉस्फोर से गया ही नहीं, इसकी वजह से आपके पास क्या हुआ है, ब्राइटनेस कम हो गई है। ठीक हो गया। बिकॉज ओनली द सेंट्रल रीजन ऑफ द इनपुट फॉस्फोर इज यूज्ड इन द मैग्निफिकेशन मोड। मैग्निफिकेशन मोड के अंदर आपके पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल रीजन यूज किया जाता है इनपुट फॉस्फोर का। ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन फिर आपके पास क्या होती है, इंप्रूव्ड होती है। अगर हम बात करें 25 सेंटीमीटर मोड के अंदर, तो उस दौरान आपके पास क्या होता है, जो सीजियम आयोडाइड इमेज इंटेंसिफाइड ट्यूब है, ये आपके पास 0.125 मिलीमीटर ऑब्जेक्ट्स को, जिसके अंदर 4 लाइन पेयर्स पर मिलीमीटर होते हैं, और 10 सेंटीमीटर मोड के अंदर रेजोल्यूशन जो है वो 6 लाइन पेयर्स पर मिलीमीटर होती है। सो अगर हम बात करें, हमने बात की थी ना, जिसकी जितनी ज़्यादा लाइन पेयर्स होंगे वो उसकी स्पेशल रेजोल्यूशन उतनी अच्छी होगी। ठीक हो गया। सो 10 सेंटीमीटर के अंदर आपको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की इमेज मिलेगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन एज मेजर्ड इन लाइन पेयर पर इज डिस्कस्ड। अच्छा, ये लाइन पेयर्स हम लोगों ने स्पेशल रेजोल्यूशन में स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी में डिस्कस कर लिया था। लाइन पेयर पर मिलीमीटर आपके पास क्या होता है, ये आपके पास 1 मिलीमीटर है। ठीक है, सो लाइन पेयर मतलब ये, फॉर एग्जांपल आपके पास डार्क लाइन है, ये हमारे पास एक डार्क लाइन है और ये एक लाइट लाइन है। ठीक हो गया। सो ये एक लाइन पेयर है और ये 1 मिलीमीटर का एरिया है। ठीक है, सो 1 लाइन पेयर है। और अगर मैं बात करूं कि इस 1 मिलीमीटर के अंदर आपके पास कितनी लाइंस हैं, लाइंस 2 हैं, एक डार्क लाइन है और एक लाइट लाइन है। ठीक हो गया। सो 2 लाइंस हैं, अगर हम 1/2 को डिवाइड करें, सो इसका मतलब है हमारे पास 0.5 टाइम्स इसने क्या किया है, इसकी रेजोल्यूशन अच्छी है। ठीक हो गया। सो जितने ज्यादा लाइन पेयर्स होंगे उतनी छोटी सी छोटी चीज को वो जो है वो कैप्चर कर सकता है। ठीक हो गया। एट दिस स्टेज इट इज सफिशिएंट टू नो अबाउट बेटर इज, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इस तरफ ये लिखा हुआ है कि जितनी ज्यादा लाइन पेयर्स पर मिलीमीटर होंगी उतनी बेटर आपके पास स्पेशल रेजोल्यूशन होगी। ऑल राइट।